वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डेली न्यूज़पेपर वीडियो। इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये वो आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। So recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first regional rapid transit system and इस ट्रेन को नमो भारत नाम दिया गया है। ये जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसका फर्स्ट फेज इनॉग्रेट किया गया। ये इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसका इनॉग्रेशन किया गया है एट द दिल्ली मेरठ रूट एंड ये पूरी तरह से कनेक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो ये जो इनॉग्रेशन हुई है ये फर्स्ट 17 किलोमीटर का जो सेक्शन है ऑफ दिल्ली गाज़ियाबाद एंड मेरठ कॉरिडोर उस पहले 17 किलोमीटर के सेक्शन को इनॉग्रेट किया गया है। राइट नाउ जो ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी है वो अभी फ़िलहाल शुरुआत हर 15 मिनट के बाद ट्रेन जाएगी, बट देन इट विल बी इंक्रीज टू एवरी 5 मिनट्स। हर 5 मिनट के बाद ये नमो भारत ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के थ्रू दिल्ली मेरठ रूट वर्क करेगा। ये जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है ये बिल्कुल न्यू एक रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है। इसका मेन एम है कि इंटरसिटी कम्यूटिंग को ट्रांसफॉर्म करना, इजी बनाना। दिल्ली के साथ जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है इसकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास टोटल 8 कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 8 कॉरिडोर्स होने वाले हैं, जिसमें से कि दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर की अभी फर्स्ट फेज़ को इनॉग्रेट किया गया है। सिमिलरली दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवार कॉरिडोर होगा, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर होगा। इनको फर्स्ट फेज में टारगेट किया जा रहा है। ये जो नमो भारत ट्रेन है इसे इंडिजीनियसली डिज़ाइन और इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर किया गया है और इस ट्रेन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसका स्पीड पोटेंशियल 180 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है एंड वैसे इसकी ऑपरेशनल स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी। और इस रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम इस प्रोजेक्ट को लेकर ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन एनसीआर ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। तो वो सभी स्टेट्स जहाँ से ये कॉरिडोर्स पास करेंगे उन सब की गवर्नमेंट्स अलॉन्ग विद द एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इनका ये एक जॉइंट वेंचर है। देखें, अगर कनेक्टिविटी हमारे पास इम्प्रूव होती है तो इससे हमारी जो सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ है इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एनी हाउ सीमलेस कनेक्टिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे पास अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस, इंटरस्टेट बस टर्मिनल्स, मेट्रो स्टेशंस। इन सब का एम क्या है कि एक सीमलेस कनेक्टिविटी पैटर्न इस्टेब्लिश हो ना। एक और चीज़, एक इशू जो हम देख रहे थे दैट वाज अर्बनाइजेशन इन दिल्ली। ना अगर हमारे पास दिल्ली के आसपास जो सैटेलाइट टाउन्स हैं वहाँ से अगर दिल्ली को हम फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे, इससे जो दिल्ली के ऊपर जो अर्बनाइजेशन का बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज मैनी पीपल विल लिव इन द सैटेलाइट टाउन्स और वो ईजिली मूव करके दिल्ली आ सकते हैं। तो इससे दिल्ली की डी अर्बनाइजेशन भी पॉसिबल है। अलॉन्ग विद इट इस तरह के ट्रांजिट कॉरिडोर्स से जो एयर पोल्यूशन है इसमें भी रिडक्शन होगी, बिकॉज व्हेन पीपल विल बी यूजिंग सच ट्रेन्स तो इससे जो व्हीकलर पोल्यूशन है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर इंक्रीज होगा तो जो ट्रैफिक कंजेशन का इशू होता है, ट्रैफिक भी रिड्यूस हो जाएगी along with reduction in the travel time। तो नमो भारत ट्रेन एक कंफर्टेबल ऑल्टरनेटिव है when it comes to रोड ट्रैवल या फिर दिल्ली की रोड्स को डीकंजस्ट करने के लिए नमो भारत कम्स विद अ ग्रेट सोल्यूशन। ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स होते हैं इनका मेन एम है कि जो इंटरसिटी कम्यूटिंग है इसे स्पीडी बनाना, हैसल फ्री बनाना, एंड इसके लिए ये हाई स्पीड ट्रेन्स डिज़ाइन की गई हैं। ऑफ कोर्स इससे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बर्डन है वो कम हो जाएगा, एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा एंड इट इज़ गोना पेव अ वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। मूविंग अहेड, हमारा अगला आर्टिकल इंडिया कनाडा रिलेशंस से रिलेटेड है।
वेल रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं कि इंडिया कनाडा का रिलेशन थोड़ा फ्रॉस्टी हो चुका है। वेल इस आर्टिकल में वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात हुई है। तो इस पूरे आर्टिकल का बेसिस क्या है? देखिए इंडिया में जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स पोस्टेड थे, तो इंडिया ने उनका नंबर रिड्यूस किया। इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ नॉर्म्स लेकर आए, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स लेकर आए। एंड अब कनाडा ने ये कहा है कि ये जो इंडिया में डिप्लोमेट्स का नंबर रिड्यूस किया है इंडिया ने, इससे हमने वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वायलेट किया है। इसके जवाब में इंडिया ने ये क्लियर किया है कि हमने भाई 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स का जो नंबर था जो कम किया है, इससे करते हुए हमने वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वायलेट नहीं किया। रैदर वियना कन्वेंशन का एक आर्टिकल 11 है, वी हैव इम्प्लीमेंटेड आवर डिसीजन फुली कंसेंटेड विद दैट आर्टिकल। और साथ ही में इंडिया ने ये भी क्लियर किया कि ये जो डिसीजन था कि भाई कैनेडियन डिप्लोमेट्स का नंबर डिक्रीज करना है, ये एकदम सडन नहीं था। 1 मंथ पहले कनाडा को पूरा बताया गया कि दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग, और डेडलाइन दी गई 10 अक्टूबर की, और फिर इस डेडलाइन को एक्सटेंड भी किया गया टिल अक्टूबर 20। तो ये कोई सडन डिसीजन नहीं था। रैदर जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंडिया में थे, इंडिया ने ये कहा है कि वो अननेसेसरीली इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे थे, जिसे देखते हुए कनाडा के नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स जो हैं वो रिड्यूस किए गए हैं। नाउ बिकॉज इस आर्टिकल में वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का जिक्र हुआ है, वी शुड नो अ लिटिल बेसिक्स ऑफ इट। तो ये जो कन्वेंशन है ये 1961 में अडॉप्ट की गई थी बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज़। ये कन्वेंशन वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी और इंडिया ने इस कन्वेंशन को रैटिफाई किया। 1964 से ही ये कन्वेंशन एनफोर्स हो चुकी थी और ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सली रैटिफाइड है। सिर्फ 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं, पलाऊ और साउथ सूडान, जो इसके एक्सेप्शन है, जिन्होंने इसे रैटिफाई नहीं किया है। इन 2 कंट्रीज़ को छोड़ के ये कन्वेंशन यूनिवर्सली रैटिफाइड है। तो इस कन्वेंशन में बेसिकली जो गवर्नमेंट अपने डिप्लोमैट्स को भेजते हैं फॉर द डिप्लोमेटिक मिशंस, उन डिप्लोमैट्स को कुछ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो उस लोकल कंट्री के अंदर लोकल लॉज के तहत बिना किसी फियर ऑफ कोहर्जन या हरासमेंट से अपनी गवर्नमेंट के साथ सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकें और अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसे पूरा कर सकें। दिस कन्वेंशन ऑल्सो हैव प्रोविजन फॉर विड्रॉवल ऑफ अ मिशन। विड्रॉवल मिशन का तब होता है बेसिकली इकोनॉमिक या फिजिकल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पे, या फिर जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो ब्रीच हो जाएं। सपोज कोई डिप्लोमेट है, उनकी इम्यूनिटी को अब्यूज़ किया जाए, तो ऐसे केस के अंदर जो मिशन है उसका विड्रॉल हो सकता है। मतलब बेसिकली जो डिप्लोमेट्स आते हैं, हाई कमीशन हो या एम्बेसी हो, उसकी फुल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होस्ट नेशन की होती है। तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए जो डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उसे वियना कन्वेंशन में एनलाइट किया गया है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैनुअल स्कैवेंजिंग की इरेडिकेशन से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा है दैट वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्लेज कि हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम्प्लीटली इरेडिकेट करना है। एंड फॉर दैट जो हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट है, इसकी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन से हमें पूरी तरह से इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करना है। Manual scavenging is basically the practice of manually cleaning, handling or disposing of human excreta, like from the sewers, open drains and dry latrines. तो वहाँ से जो human excreta को manually handle करते हैं, clean करते हैं, that practice is called as manual scavenging. इंडिया में manual scavenging has been a long-standing issue and इसे officially ban किया गया है since 1993. If we look at the constitutional safeguards or legal provision for manual scavengers, we have Article 14, which talks about equality before law and equal protection of law. Article 17, abolition of untouchability and prohibition of it in any form. Article 21, protection of life and personal liberty. Article 23, prohibition of traffic in human beings and forced labor. और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दैट आर क्लेम्स ऑफ फेटर्निटी, इक्वालिटी, डिग्निटी,
this just remain a mere illusion if the population of India, the section of society which is forced to enter into the sewers for living. इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के साथ साथ हमारे पास लीगल प्रोविजंस भी हैं. वी हैव प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013. ये एक मेन लेजिस्लेशन है जिसका एम है कि इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट और पूरी तरह एलिमिनेट किया जा सके. इसमें बेसिकली किसी भी पर्सन को मैनुअल स्कैवेंजर के तौर पे एम्प्लॉयमेंट देना या एंगेज करना प्रोहिबिट किया गया है. इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनीवन फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग और मेंटेनिंग इनसैनिटरी लैट्रिन्स एज वेल. इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रेवलेंस इसलिए भी है क्योंकि एक तो मोस्ट ऑफ द म्यूनिपैलिटीज़ जो इंडिया में हैं दे डू नॉट हैव लेटेस्ट मशीन फॉर क्लीनिंग द सीवेज सिस्टम. तो इस इनएफिशिएंट सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से सीवेज वर्कर्स दे आर रिक्वायर्ड टू एंटर द अंडरग्राउंड सीवेज लाइंस थ्रू मैन होल्स एंड देयरफॉर जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं दे आर मच चीपर टू हायर एंड देन कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं वो इलीगली उनको एम्प्लॉय करते हैं एट डेली वेज बेसिस टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग. प्लस वी हैव ऑल्सो सीन कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसे हिस्टोरिकली कास्ट सिस्टम के साथ एसोशिएट किया गया, जहाँ पे कुछ सर्टन क्लासेस को जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं उनको फोर्स्ड किया गया टू दिस ऑक्यूपेशन फॉर अनक्लीनिंग एंड पोल्यूटिंग. तो ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और ये जो सोशल स्टिग्मा है इनकी वजह से मैनुअल स्कैवेंजिंग डिफरेंट फॉर्म्स में इंडिया में कंटिन्यू करती है. Plus also manual scavengers they have limited alternative when it comes to employment opportunity. तो इसीलिए जो काम उनको available मिलता है they do that. So this lack of economic alternative forces many people to continue engaging themselves in manual scavenging for survival. But manual scavenging is very harmful. इसके health hazards की अगर हम बात करें आप human waste और hazardous substances के साथ direct exposure हो रहा है. इससे कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसी बीमारियां का रिस्क बहुत बढ़ जाता है. अच्छा, देन देयर इज़ एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव गियर, पुअर सैनिटेशन कंडीशंस जिससे कि हेल्थ हजार्ड्स बहुत बढ़ जाते हैं. देन इसको भी अगर हम साइड पे रखें, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्लियरली एक ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी को वॉयलेट करता है, ये ह्यूमन राइट को वॉयलेट करता है. दे आर सब्जेक्टेड टू डिग्रेडिंग एंड इनह्यूमन कंडीशंस. They are handling human waste with their bare hands. So इससे dignity और human rights violate होते हैं and it gives a psychological emotional trauma as well. So therefore we need to move forward and think about technology driven solutions. We need to embrace technology now जिससे कि manual scavenging task को technology machines के through किया जा सके. Like automated sewer cleaning robots आते हैं, इन्हें develop करना चाहिए. And we need to promote entrepreneurship and skill development in this particular section that is forced to do manual scavenging ताकि उनको एक alternative livelihood opportunities मिल सकें. नेक्स्ट अप इज़ गगनयान मिशन. तो जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी, इसरो 21 अक्टूबर आज के दिन अपना पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन TVD-1 टेस्ट करने वाला है. बेसिकली इसमें जो क्रू एस्केप सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा. इसके लिए जो टेस्ट व्हीकल यूज़ किया जा रहा है अबॉर्ट मिशन के लिए वो एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है जिसमें क्रू मॉड्यूल होगा और क्रू एस्केप सिस्टम होगा. नाउ क्रू मॉड्यूल बेसिकली वो कंपार्टमेंट है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को कंटेन किया जाएगा एंड जैसे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उस लेवल पे इसे प्रेशराइज किया जाएगा. लेकिन आज जो टेस्ट हो रहा है इसके अंदर इस कैबिनेट को अनप्रेशराइज्ड रखा जाएगा. तो बेसिक एम क्या है, फ्लाइट में अबॉर्ट जो है तो बेसिकली इस फ्लाइट के दौरान अबॉर्टिंग कंडीशंस को स्टिमुलेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि गगनयान के अंदर जो क्रू एस्केप सिस्टम है और जो क्रू मॉड्यूल है ये किस तरह टेस्ट व्हीकल से सेपरेट होंगे. तो अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर्स की हाइट पे जाकर दिस क्रू एस्केप सिस्टम एंड द क्रू मॉड्यूल विल सेपरेट फ्रॉम दिस टेस्ट व्हीकल एंड इस सेपरेशन के बाद पैराशूट्स के थ्रू दिस विल कम डाउन एंड एस्टिमेटेड है कि श्रीहरिकोटा की कोस्ट की तकरीबन 10 किलोमीटर आसपास इसका टच डाउन होगा.
एंड इंडियन नेवी इस TVD-1 का जो क्रू मॉड्यूल है इसकी रिकवरी करेगी आफ्टर टचडाउन, एंड ये पूरा मतलब फ्लाइट से लेकर टचडाउन तक ये कंप्लीट हो जाएगा इन 8.5 मिनट्स। तो बेसिकली इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि जो हमारे पास क्रू एस्केप सिस्टम है ये इसकी वर्किंग यहाँ पे चेक की जा रही है। एंड क्योंकि गगनयान इज़ अ मिशन जिसमें हम अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं दैट येस वी कैन लॉन्च ह्यूमन बींग्स to the low earth orbit, and then we can also bring them back safely on the earth, है ना, by landing them either in Bay of Bengal और Arabian Sea। तो इसे लेकर आज फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट है। मूविंग अहेड, हमारी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया गया है। इंटरेस्ट रेट्स हाई रहने वाले हैं, एंड किसी भी तरह का चेंज डिपेंड करता है कि अब ग्लोबली किस तरीके से कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। एज वी आर सीइंग कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर भी अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो चुकी है। अभी हाल ही में जो इज़राइल गाज़ा वॉर है इसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में राइज हो सकता है, एंड देयर इज़ दिस परसिस्टेंट वॉलेटिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो ये जो स्लो डाउन ग्लोबल इकोनॉमी में होगा ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, एंड देयरफॉर वॉट एवर चेंज विल हैपन नाउ इट विल डिपेंड अपॉन हाउ द ग्लोबल कंडीशंस आर वर्किंग आउट। एंड इसमें ये भी कहा गया है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रिस्क। एंड टिल द टाइम जो इंटरेस्ट रेट्स हैं दे विल रिमेन हाई जब तक कि कंडीशंस दोबारा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाती। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।